साहब, एक स्वेटर दिला दीजिए। जब बड़ी हो जाऊंगी तो पैसे लौटा दूंगी। एक करोड़पति आदमी अभी सुपरमार्केट पहुंचा ही था कि किसी की आवाज़ सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटी बच्ची अपने भाई को गोद में लिए हुए खड़ी थी। वो नन्ही सी कांपती हुई आवाज़ दिल्ली की कड़ाके की ठंड में सुपरमार्केट की पार्किंग में गूंज उठी। 9 साल की रिया अपने फटे पुराने पतले कपड़ों में सिकुड़ कर खड़ी थी, गोद में अपने छोटे भाई गोलू को एक पुरानी चादर में लपेटे हुए। अभी जो कहा जरा दोबारा कहना, वो करोड़पति आदमी यारव गंभीरता से बोला। रिया और जोर से कांपते हुए बोली, मेरे भाई को बहुत ठंड लग रही है साहब, इसे बुखार है, एक स्वेटर दिला दीजिए। उस पल पहली बार आरव को किसी की आंखों में ऐसा भरोसा दिखा जो करोड़ों के सौदों में कभी नहीं मिला था। रिया की आवाज में गिड़गिड़ाहट नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण प्रार्थना थी। उसके शब्द सुनते ही पार्किंग में खड़े अन्य लोग भी थिरक गए। वहां मौजूद भीड़ अब उत्सुकता से देख रही थी कि यह नामी बिजनेसमैन क्या करता है। क्या यह भी बाकी अमीरों की तरह दुत्कार कर आगे बढ़ जाएगा? लेकिन आरव उस बच्ची के थोड़ा करीब झुका और उसने देखा कि नन्हा गोलू ठंड के मारे सुबक भी नहीं पा रहा था। रिया ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वह अपनी देह की पूरी गर्मी अपने भाई को दे देना चाहती हो। आरव ने गोलू के माथे को छुआ जो बुखार से तप रहा था। उसने रिया की आंखों में सीधे देखा और बोला, तुम तो सच कह रही हो, आज सिर्फ स्वेटर नहीं, जो जरूरत है मैं वो सब दिलाऊंगा। आसपास खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ इसे पब्लिसिटी स्टंट मान रहे थे तो कुछ भावुक हो रहे थे। रिया को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा यह आदमी कौन है। उसे तो बस अपने भाई के कांपते शरीर को गर्माहट देनी थी। आरव ने हाथ से इशारा किया, चलो मेरे साथ। रिया झिझकते हुए आगे बढ़ी। उसके नंगे पैर ठंडी कंक्रीट पर पड़ रहे थे, जिससे उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वह चलती रही। वह मन ही मन सोच रही थी कि इतना कीमती कोट पहनने वाला आदमी उसकी मदद क्यों करेगा। दुकान के अंदर जाते ही आरव ने एक बड़ी ट्रॉली उठाई और रिया से सीधा सवाल किया, बताओ कौन सा स्वेटर चाहिए। रिया एकदम कोने वाले छोटे से सेल्फ की तरफ भागी, जहां सेल लगी थी और सबसे सस्ते और पतले स्वेटर रखे थे। उसने एक फीका सा स्वेटर उठाकर दिखाया, साहब ये वाला ठीक रहेगा, ये सस्ता है। उसके इन शब्दों ने आरव के भीतर कुछ गहरी चोट की। उसे एहसास हुआ कि गरीबी इंसान से उसकी पसंद का हक भी छीन लेती है। आरव ने वह सस्ता स्वेटर वापस रख दिया और सबसे प्रीमियम ऊन वाले सेक्शन की ओर चला गया। उसने एक बहुत ही मुलायम और मोटा स्वेटर उठाया और रिया से पूछा, घर में कोई और नहीं है जो तुम्हें इस ठंड में बाहर भेज दिया। रिया ने सिर झुका लिया और धीमे से कहा, मुझे नहीं पता मेरे घर में अब कौन है। 4 दिन से माँ वापस नहीं आई। आरव के हाथ स्वेटर थामे हुए ही थिरक गए। उसने अचरज से पूछा, मतलब तुम्हारी माँ कहाँ गई? रिया की आवाज भारी हो गई। माँ को एक कारखाने में काम मिला था, वह तब से घर नहीं लौटी। मैं और गोलू बस एक टूटी छत के नीचे इंतजार कर रहे थे। आज जब गोलू का शरीर पत्थर जैसा ठंडा पड़ने लगा तो मैं उसे लेकर यहाँ आ गई। आरव ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ झूठ की कोई जगह नहीं थी। उसे अचानक महसूस हुआ कि इस चकाचौंध भरे शहर की ऊंची इमारतों के साए में कितनी अंधेरी गलियां हैं। उसने सोचा, असल में कौन बेसहारा है, ये बच्चे या हम जैसे लोग जो बगल से गुजर जाते हैं और देखते भी नहीं। आरव ने ट्राली में सिर्फ स्वेटर नहीं बल्कि मोटे कंबल, गोलू के लिए गर्म कपड़े, दवाइयाँ और ढेर सारा पौष्टिक खाना भर दिया। रिया डरते डरते बोली, साहब इतने सारे मत लीजिए, मैं आपको इतने पैसे कैसे वापस करूंगी। आरव उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा, रिया कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो लौटाए नहीं जाते, बस इंसानियत के नाते याद रखे जाते हैं। रिया के चेहरे पर पहली बार एक मासूम सी मुस्कान आई। उसे लगा जैसे अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह मुस्कान अगले ही पल गायब होने वाली थी। जैसे ही वे बिलिंग काउंटर की ओर बढ़े,
रिया के कदम अचानक लड़खड़ाए, उसकी पकड़ ढीली हुई और वह जमीन पर गिर पड़ी। गोलू उसकी गोद से फिसलने ही वाला था कि आरव ने फुर्ती से उसे थाम लिया। आरव घबरा कर जमीन पर बैठा। रिया, क्या हुआ तुम्हें? उठो। रिया ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और फुसफुसाई, कुछ नहीं साहब, बस थोड़ा चक्कर आ गया। 2 दिन से हम दोनों ने सिर्फ कुछ बिस्कुट और पानी पीकर गुजारा किया है। यह सुनकर आरव का सीना जैसे किसी ने भींच दिया हो। उसे अपनी सुख सुविधाओं पर शर्म आने लगी। उसने गोलू को एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ से रिया को सहारा देकर उठाया। पहली बार इस बिजनेस टाइकून ने किसी अनजान बच्चों की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर महसूस किया था। उसे अब सिर्फ स्वेटर नहीं दिलाना था, उसे इन बच्चों के अस्तित्व को भी बचाना था। बिल चुकाकर तीनों बाहर आए। ठंडी हवा अभी भी तेज थी, लेकिन अब आरव गोलू को अपने गर्म कोट के अंदर लपेट लिया था। उसने रिया से पूछा, तुम रहती कहाँ हो? मुझे तुम्हारे घर चलना है। रिया ने सड़क के उस पार एक अंधेरी गली की तरफ इशारा किया। साहब, वहाँ पीछे एक पुरानी झुग्गी थी, लेकिन पुलिस ने उसे हटा दिया। अब हम एक प्लास्टिक की पन्नी के नीचे रहते हैं। आरव स्तब्ध रह गया। दिल्ली की ऐसी सर्दी में एक पन्नी के नीचे रहना मौत को दावत देने जैसा था। उसने पूछा, तुमने सड़क पर किसी और से मदद क्यों नहीं मांगी? रिया का जवाब आरव को अंदर तक हिला गया। उसने कहा, माँ कहती थी हम मेहनत करने वाले लोग हैं, कभी भीख मत मांगना, इसलिए मैंने आपसे सिर्फ उधार मांगा था, भीख नहीं। इस छोटी सी बच्ची के स्वाभिमान ने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह समझ गया कि यह बच्ची केवल रोटी की नहीं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य की हकदार है। आरव अपनी गाड़ी मोड़कर उसी अंधेरी गली की तरफ ले गया। वहां पहुंचकर जो नज़ारा दिखा वह दिल को दहला देने वाला था। टूटी हुई झोपड़ियां, बिखरा हुआ कचरा और बर्फीली हवाओं के बीच फटी हुई प्लास्टिक की शीट्स। आरव ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि विकास की इस दौर में कितने लोग पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ अभी बाकी था। आरव ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और रिया से कहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो। रिया घबरा गई और पीछे हटने लगी। कहाँ साहब, आप हमें पुलिस के पास तो नहीं ले जाएंगे? आरव ने शांति से कहा, डरो मत, बस मेरे ऑफिस की कैंटीन चलना है, वहाँ तुम्हें गर्म खाना मिलेगा और फिर मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पहुँचाऊँगा। रिया ने धीरे से सिर हिला दिया, क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। जैसे ही आरव अपनी आलीशान ऑफिस बिल्डिंग में बच्चों के साथ दाखिल हुआ, वहाँ सन्नाटा पसर गया। सुरक्षाकर्मी और स्टाफ के लोग हैरान थे। उनका सख्त मिजाज बॉस, जो हमेशा समय और अनुशासन की बात करता था, आज गंदे और फटे कपड़ों वाले बच्चों को गोद में उठाए आ रहा था। आरव ने तुरंत हिदायत दी, कोई फ़ोन बाहर नहीं निकालेगा और कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा, यह कोई दिखावा नहीं है। उसने अपने निजी स्टाफ को बच्चों के लिए सबसे अच्छा खाना लाने का आदेश दिया। जब खाना आया तो रिया ने मेज पर रखे भोजन की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही न हो रहा हो। उसकी भूख अब उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। जब उसने पहला निवाला लिया तो उसकी आंखों से आंसू छलक कर थाली में गिर पड़े। रिया और उसका भाई गोलू मुस्कुराते हुए भोजन कर रहे थे और आरव पास खड़ा देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि असली संतुष्टि किसी दिल को जीतने में नहीं, बल्कि किसी की भूख मिटाने में है। अचानक आरव के पास एक फ़ोन आया। उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर रिया की मां का पता लगाने की कोशिश की थी। फ़ोन उसके एक परिचित सामाजिक कार्यकर्ता का था। उसने बताया, आरव, पास के सरकारी अस्पताल में एक महिला भर्ती है जो सड़क पर बेहोश मिली थी। वह कुपोषण और ठंड की शिकार है, लेकिन अब होश में है। यह खबर सुनते ही रिया खाना छोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और डर था। साहब, क्या वह मेरी माँ है? चलिए ना। आरव ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और अस्पताल की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर रिया बस गोलू का हाथ पकड़कर प्रार्थना करती रही। आरव देख रहा था
कि कैसे एक 9 साल की बच्ची पूरे परिवार का बोझ अपने नन्हे हाथों पर उठाए हुए थी। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक महिला जनरल वार्ड के कोने वाले बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने रिया और गोलू को देखा, उसकी बेजान आंखों में जान आ गई। माँ, रिया दौड़कर उनके सीने से लग गई। वह महिला सुबकने लगी, बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं काम की तलाश में बहुत दूर निकल गई थी और लौटते समय मेरी हिम्मत जवाब दे गई। आरव वहीं खड़े होकर इस मिलन को देख रहा था। डॉक्टर ने आरव को किनारे बुलाकर कहा, इन्हें बहुत आराम और अच्छी खुराक की जरूरत है। घर पर इनकी देखभाल के लिए कोई होना चाहिए। आरव ने वहीं एक बड़ा फैसला लिया। वो महिला के पास गया और बोला, आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। बच्चों और आपकी जिम्मेदारी अब से मेरी है। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, आप मेरे ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में रहेंगी। महिला की आंखों में कृतज्ञता के साथ साथ एक आत्मसम्मान वाली झिझक भी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, हम गरीब लोग हैं, मैं ये कर्ज कैसे उतारूंगी। आरव ने रिया की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वही बात दोहराई जो उसने पार्किंग में कही थी। कुछ कर्ज लौटाए नहीं जाते, बस उन्हें आगे बढ़ा दिया जाता है। रिया ने आरव का हाथ पकड़ा और एक मासूम सा सवाल पूछा, साहब, क्या अब हमें फिर कभी सड़क पर सोना पड़ेगा। आरव की आवाज में एक पिता जैसी दृढ़ता थी जब उसने कहा, नहीं रिया, अब तुम्हारे पास एक पक्की छत होगी और पढ़ाई के लिए किताबें भी। आरव ने उन्हें एक सुरक्षित साफ सुथरे घर में शिफ्ट कर दिया। उस रात रिया ने गोलू को नए स्वेटर में लपेटा और उसे सोते हुए देख रही थी। उसने महसूस किया कि अब उसे आधी रात को ठंड से कांपते हुए नहीं जागना पड़ेगा। आरव अपने घर लौटा तो उसे अपनी आलीशान हवेली आज ज्यादा सुकूनदेह लग रही थी, क्योंकि उसने आज किसी के जीवन का अंधेरा दूर किया था। अगले कुछ दिन रिया की जिंदगी में किसी सपने जैसे थे। आरव ने उसे पास के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिला दिया था। रिया को पहले दिन स्कूल जाने में बहुत डर लग रहा था। उसे लगा कि उसके अतीत और गरीबी को जानकर दूसरे बच्चे उसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन आरव ने उसे समझाया, रिया, शिक्षा वह चाबी है जिससे तुम अपनी किस्मत का हर दरवाजा खुद खोल सकती हो। अब रिया हिम्मत जुटाकर स्कूल गई। स्कूल में रिया की मेहनत और लगन देखकर शिक्षक भी दंग रह गए। वह हर विषय को इतनी गहराई से समझती थी जैसे उसे पता हो कि यह मौका उसे कितनी मुश्किल से मिला है। आरव रोज शाम को उससे मिलने आता और उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। वह देखता कि रिया अब सिर्फ एक डरी हुई बच्ची नहीं थी, बल्कि उसके भीतर एक आत्मविश्वास पनप रहा था। रिया ने एक दिन आरव से कहा, साहब, मुझे बड़ा होकर आपकी तरह बनना है। आरव ने थोड़ा हंसकर पूछा, करोड़पति? रिया ने गंभीरता से कहा, नहीं, मददगार। वक्त अपनी गति से चलता रहा। रिया अब उस छोटी बच्ची से एक समझदार किशोरी बन चुकी थी। आरव ने उसकी माँ को एक सम्मानजनक नौकरी दे दी थी, जिससे उनका परिवार अब आत्मनिर्भर हो गया था। गोलू भी अब बड़ा हो गया था और पढ़ाई में अच्छा कर रहा था। रिया ने अपनी स्कूली शिक्षा टॉप अंकों के साथ पूरी की। एक शाम जब वे सब आरव के घर चाय पी रहे थे, आरव ने पूछा, रिया, अब आगे क्या सोचा है? तुम जो चाहो वो पढ़ सकती हो। रिया की आंखों में एक पुरानी याद चमक उठी। उसने कहा, साहब, जिस दिन आपने मुझे वह स्वेटर दिलाया था, उस दिन मैंने तय किया था कि मैं समाज के उन हिस्से के लिए काम करूंगी जिन्हें न्याय नहीं मिलता। मैं कानून की पढ़ाई करना चाहती हूँ ताकि मैं उन गरीबों की आवाज़ बन सकूं। आरव को उस पर बहुत गर्व हुआ और उसने रिया को दिल्ली के सबसे बेहतरीन लॉ कॉलेज में दाखिला करवाया। लॉ कॉलेज के दिन रिया के लिए आसान नहीं थे। वहाँ अमीर घरों के बच्चे आते थे, लेकिन रिया की सादगी और बुद्धिमत्ता ने सबको प्रभावित किया। वो अक्सर उन बस्तियों में जाती जहाँ से वो आई थी और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताती। आरव उसे अक्सर देखता
और सोचता कि एक छोटा सा निवेश, एक स्वेटर और थोड़ी सी सहानुभूति आज कितना बड़ा बदलाव ला चुका है। रिया ने वकालत की पढ़ाई पूरी की और जल्द ही एक जानी मानी वकील बन गई, लेकिन उसने केवल कारपोरेट केस लड़ने के बजाय मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र खोलना पसंद किया। वह उन लोगों के केस लड़ती जिनके घर तोड़े जा रहे थे या जो बेवजह प्रताड़ित किए जा रहे थे। उसका नाम अब उन लोगों की सूची में था जो समाज में वास्तविक परिवर्तन ला रहे थे। पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी आना बाकी था। एक दिन रिया की अदालत में एक ऐसा केस आया जिसने उसके अतीत की याद दिला दी। एक बिल्डर कंपनी ने सैकड़ों झुग्गियों को रातों रात गिराने का आदेश प्राप्त कर लिया था। रिया उन गरीबों की तरफ से केस लड़ रही थी। उसने अदालत में जो दलीलें दी वे मानवीय संवेदनाओं पर आधारित थीं। उसने कहा, हुजूर, ये सिर्फ ईंट पत्थर के घर नहीं हैं, ये उन बच्चों का भविष्य है जो कल इस देश के नागरिक बनेंगे। अगर आज उनसे उनकी छत छीनी गई तो हम केवल अपराधी पैदा करेंगे। जज साहब रिया की बातों से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने इस्ते आदर दे दिया। उस दिन सैकड़ों परिवार के सिर से छत बच गई। जब रिया अदालत से बाहर आई तो लोगों ने उसे घेर लिया और धन्यवाद दिया। उनकी आंखों में वही उम्मीद थी जो सालों पहले रिया की आंखों में आरव के लिए थी। रिया को लगा कि उसका मकसद पूरा हो रहा है। उसी शाम रिया आरव से मिलने पहुंची। आरव अब काफी बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी। रिया ने उसके पैर छुए और कहा, साहब, आज मैंने महसूस किया कि वह स्वेटर जो आपने मुझे दिया था उसने मुझे सिर्फ गर्मी ही नहीं दी, उसने मुझे यह लड़ने की ताकत भी दी थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, मैंने तो सिर्फ एक बीज बोया था, तो तो तुम अपनी मेहनत से बनी हो। तभी गोलू भी वहां आ गया, जो अब एक डॉक्टर बन चुका था और गरीबों के लिए एक क्लिनिक चलाता था। आरव ने देखा कि कैसे एक छोटे परिवार की नियति बदल गई थी, लेकिन कहानी में अब एक और आखिरी मोड़ आना बाकी था। रिया ने आरव के हाथ में एक चेक रखा। आरव ने चौंक कर पूछा, यह क्या है? रिया ने आंसुओं के साथ कहा, साहब, यह उस स्वेटर और उन एहसानों की पहली किस्त है जो मैंने आपसे उधार लिए थे। आरव ने वह चेक फाड़ दिया और रिया का हाथ पकड़कर उसे खिड़की के पास ले गया। नीचे सड़क पर कुछ बच्चे ठंड से सिकुड़ रहे थे। आरव ने कहा, रिया, मैंने तुमसे कहा था कि यह कर्ज पैसों से नहीं लौटाया जाता। अगर तुम वाकई मेरा कर्ज उतारना चाहती हो तो उन बच्चों के पास जाओ और उन्हें वह गर्माहट दो जो मैंने तुम्हें दी थी। रिया समझ गई और उसने उसी रात एक फाउंडेशन की नींव रखी जिसका नाम रखा स्वेटर एक उम्मीद। इस संस्था का काम केवल कपड़े बांटना नहीं था, बल्कि सड़कों पर रहने वाले बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा देना भी था। रिया खुद अपनी टीम के साथ निकलती और जरूरतमंदों की तलाश करती। वो जानती थी कि शहर में हजारों रिया और गोलू किसी मसीहा का इंतजार कर रहे होते हैं। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और शहर के अन्य लोग भी इस मुहिम से जुड़ने लगे। सालों बीत गए। आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी विरासत रिया के रूप में जिंदा थी। रिया अब एक प्रतिष्ठित जज बन चुकी थी। एक दिन वह एक अनाथालय के उद्घाटन के लिए गई थी। वहां उसने एक छोटी बच्ची को देखा जो बिल्कुल उसकी तरह लग रही थी। वह बच्ची ठिठुर रही थी। रिया ने बिना देर किए अपनी कीमती शाल उतारा और उस बच्ची को ओढ़ा दिया। बच्ची ने उसे बड़े गौर से देखा और धीरे से कहा, मैडम, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, पर मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो पैसे लौटा दूंगी। यह सुनकर रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे समय का पहिया वापस घूमकर उसी पार्किंग में पहुंच गया हो। उसने बच्ची को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हें कुछ लौटाने की जरूरत नहीं है, बस किसी दिन किसी और का सहारा बन जाना। रिया की कहानी आज पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। उसने साबित कर दिया कि गरीबी केवल अभाव नहीं, बल्कि एक अवसर है उन लोगों के लिए जो मदद करना चाहते हैं। आज उसके फाउंडेशन की मदद से हजारों बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं
और अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। गोलू का क्लिनिक अब बड़ा अस्पताल बन चुका है, जहां पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं रुकता। हर साल की उस कड़ाके की ठंड वाली रात को रिया उस सुपरमार्केट की पार्किंग में जरूर जाती और वहां से गुजरने वाले हर बेसहारा बच्चे में अपना बचपन ढूंढती। वो जानती है कि इंसानियत का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होना चाहिए। कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन उस स्वेटर की गर्माहट आज भी उन हजारों दिलों में महफूज है जिन्हें रिया ने छुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।